अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। वाइटल एजुकेटर्स और इसके ज़ेर तमाम इंग्लिश ग्रामर कोर्स और इसके सिलसिले का लेक्चर नंबर है 29। और जनाब इस लेक्चर में हम इंशाअल्लाह अज़ीज़ कंजंक्शंस पर बात करेंगे। पार्ट्स ऑफ स्पीच जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा जारी है और पार्ट्स ऑफ स्पीच के सिलसिले का ये 7 नंबर पर आ रहा है जी यहाँ पर हमारे पास, और है जी हमारे कंजंक्शंस। अच्छा जी, बहरहाल आप 6 नंबर पर अगर इंटरजेक्शन नहीं रखते तो आप 7वें पर इंटरजेक्शन रख दें, उस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। एज सच वो आगे पीछे आप पार्ट्स ऑफ स्पीच को कर सकते हैं, इसमें कोई ऐसा रूल नहीं है। बहरहाल जी लेक्चर नंबर 29 है, 7वां पार्ट ऑफ स्पीच हम डिस्कस कर रहे हैं। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में लास्ट पार्ट ऑफ स्पीच यानी प्रीपोजिशंस या प्रेपोजिशंस भी डिस्कस हो जाएगा इंशाल्लाह। और उसके बाद फिर इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम फिर टेंसेस की तरफ जाएंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं जी कंजंक्शंस क्या होती हैं। इससे पहले कुछ मौक़े पर मैं कंजंक्शंस के हवाले से आपको कुछ ना कुछ थोड़ी थोड़ी चीज़ें बता चुका हूँ। इनको आप यूँ कह सकते हैं कि लिंकिंग वर्ड्स होते हैं बिटवीन डिफरेंट फ्रेजेस एंड वर्ड्स, यानी वर्ड्स और फ्रेजेस। यानी फ्रेज़ आपको पता है छोटा जुमला होता है, तो किसी छोटे जुमले या किसी वर्ड के दरमियान इस्तेमाल होने वाले ऐसे लिंकिंग वर्ड्स, इनको कहा जाता है कंजंक्शंस। और लिंकिंग वर्ड से आपको समझ आ गई है कि क्या है कि ये बेसिकली लिंक करते हैं। क्या लिंक करते हैं? फ्रेजेस को आपस में लिंक कर देते हैं या वर्ड्स को आपस में लिंक कर देते हैं। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो अब इस पर जाहिर है कि हमने अब चूँकि सैर असल गुफ्तगू भी करनी है इस लेक्चर में इंशाल्लाह, इसकी टाइप्स को भी देखना है। तो सबसे पहले हम टाइप्स को देख लेते हैं, टाइप्स ऑफ कंजंक्शंस। तो कंजंक्शंस की जो टाइप्स हैं जनाब वो क्या हैं जी, जो मेन टाइप्स हैं जिनके ऊपर बहुत ज़्यादा काम होता है हमारे नॉर्मली ग्रामर में। एक है जी कोऑर्डिनेटिंग, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। दूसरी आ गई कोरिलेटिव, और तीसरे नंबर पर आ गई जनाब सबऑर्डिनेटिंग। तो 3 तरह की जनाब कंजंक्शन है या कंजंक्शन टाइप्स हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, कोरिलेटिव और सबऑर्डिनेटिंग। तो इसको सबसे पहले हम देख लेते हैं इन द ब्रॉडर सेंस कि जनाब हमारे पास ये जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है ये क्या होती है, इसमें क्या क्या वर्ड्स यूज़ होते हैं। देखिए जी, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में एक वर्ड यूज़ होता है सबसे पहले, तो इसके बारे में मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। अच्छा जी, इसमें सबसे पहली जो इसकी खासियत है वो ये है कि दे यूज़ वन वर्ड, या जिसको हम कंजंक्टिव वर्ड कहते हैं जनाब। एक वर्ड यूज़ होता है और इसकी जो खासियत है वो यही है कि दे लिंक टू शॉर्ट सेंटेंसेस यानी कि फ्रेजेस। तो दूसरा ये कर लेते हैं जनाब, अब इसको ज़रा अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि क्या है। देखें जी सबसे पहले एक जुमला मैं देखता हूँ, जैसे मिसाल के तौर पर ही स्टेड एट होम फॉर इट वॉज टू हॉट आउटसाइड। अच्छा जी, इट वॉज स्टॉर्मी भी कह सकते हैं, मतलब यहाँ पे तो ये आ गया टू हॉट, स्टॉर्मी भी कह सकते हैं, कुछ भी आप लिख सकते हैं। ही स्टेड एट होम, यहाँ तक एक सेंटेंस मुकम्मल हो गया, एक छोटा सेंटेंस या फ्रेज, और उसके साथ मैंने फॉर का जो है ना कंजंक्टिव वर्ड या आप कह सकते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन यूज़ किया और इसने इसको मिला दिया, यानी इट वॉज स्टॉर्मी आउटसाइड। तो ये 2 छोटे फ्रेजेस को मिला रहा है फॉर, और ये कहलाएगा आपका कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। इसी तरीके से जी हम ये कह सकते हैं कि ही did not call back nor he texted। अब यहाँ पर यह है कि ना तो उसने मुझे कॉल की ना ही उसने कोई मैसेज किया, तो यहाँ पर ये जो नॉर का लफ्ज़ एक यूज़ हो रहा है ये भी एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, क्योंकि ये यूज़ हो रहा है 2 छोटे फ्रेजेस के लिए, ही डिड नॉट कॉल बैक और एक है ही टेक्सटेड।
अब अगर आप ये वर्ड नहीं यूज़ करते नॉर वाला, तो आप ये कह सकते हैं कि ये वर्ड अलग से जो है ना, दो वर्ड्स जो हैं, यानी एक छोटा फ्रेज़ है ही टेक्सटेड, तो ये एक अलग मीनिंग बना रहा है, एक अलग माने में यूज़ होगा कि उसने मैसेज किया। लेकिन यहाँ पर चूँकि इस फ्रेज़ को और इस फ्रेज़ को इकट्ठा कर दिया गया नॉर के साथ, तो इसके माने डिफरेंट हो गए कि ना तो उसने मुझे कॉल बैक की, यानी मुझे वापस उसने कॉल नहीं की, और ना ही उसने मुझे कोई मैसेज किया। तो ये चीज़ आ गई। अच्छा जी, इसके बाद कोऑर्डिनेटिंग में हम एक और देख सकते हैं, जैसे कि ही मिस्ड द ट्रेन सो ही लेफ्ट फॉर होम, या यूँ कह सकते हैं ही रिटर्न होम, यूँ भी कह सकते हैं। ये मैं बाजू का 2 से 3 वर्ड्स भी लिख देता हूँ ताकि आप लोग वीडियो पास करके दोनों यूज़ भी कर लें, उसको नोट भी कर लें, क्योंकि डेफिनेटली ये भी ठीक है वो भी ठीक है। अच्छा, अब ये है कि यहाँ पर सो का जो है ना वर्ड, ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है कि उसकी ट्रेन छूट गई इसलिए वो घर चला गया या घर वापस चला गया। तो यहाँ पर सो का जो वर्ड है ये बेसिकली कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के लिए। अब एक बड़ा मशहूर जो है ना कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन आपको मैं बताता हूँ, यट का। दे ट्राइड हार्ड yet they failed to beat ऑस्ट्रेलिया। मतलब किसी टीम के बारे में हम बात करें, कोई भी टीम है कि उन्होंने बहुत एफर्ट की, बड़ी सख्त कोशिश की, मेहनत की, स्ट्रगल की, जिस तरह भी, दे फेल्ड टू बीट ऑस्ट्रेलिया, वो ऑस्ट्रेलिया को हराने में नाकाम रहे। और इसके बीच में जो ये कंजंक्शन लग रही है ये है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, और ये यट है। यट का मतलब होता है फिर भी या अभी तक। इसके दो मतलब में ये यूज़ होता है यट, एक होता है फिर भी या अभी तक। तो यहाँ पर जो यूज़ हो रहा है वो है फिर भी, यानी कि उन्होंने बहुत कोशिश की फिर भी वो ऑस्ट्रेलिया को हराने में नाकाम रहे। तो ये भी एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो है ना कहलाएगी इसमें। सो आई एम श्योर ये यहाँ तक जो एग्जांपल्स हैं वो आपके लिए अच्छी खासी हद तक सफिशेंट है जी। अब हम इससे आगे चलते हैं जनाब, और चलते हैं कोरिलेटिव कंजंक्शन में जी। अच्छा जी, अब कोरिलेटिव कंजंक्शंस क्या होती हैं इनको ज़रा अंडरस्टैंड कर लेते हैं जी कि कोरिलेटिव कंजंक्शन क्या है। पहली बात तो ये है कि ये वर्ड अगर आप समझ लें तो आपको कोरिलेटिव कंजंक्शन समझ आ जाएगी। इसको मैं यहाँ पर डैश लगा देता हूँ, इसको मैं बना देता हूँ जनाब एक वर्ड। तो ये आपका इस तरीके से भी बन सकता है, और इसमें 2 वर्ड भी लग जाते हैं, सॉरी ये आपका इस तरह से। सो आप इसको कोरिलेटिव इसलिए कह सकते हैं क्योंकि ये बेसिकली जो है कोरिलेट करता है, या यूं कह लें पेयर में काम करता है, या जोड़े की सूरत में, यानी कि 2 वर्ड्स को लेकर ये कंजंक्शन चलती है और जुमलों को आपस में जोड़ती है। सो इसको कहते हैं कोरिलेटिव कंजंक्शंस। अब इसके एग्जांपल्स में मैं आपको सबसे पहले मेरे ख्याल से एज और एज के बारे में जो है ना मैं बता देता हूँ कि एज क्या है। अब एज जो है ना वो है की तरह, जैसे ये बहुत ज़्यादा तशबीहात में यूज़ होता है उर्दू के अंदर भी, जैसे कि वो कव्वे की तरह काला है या वो शेर की तरह बहादुर है, तो एज और लाइक के वर्ड्स यूज़ होते हैं। तो एज और एज 2 जगह पे यूज़ होगा, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया कि कोरिलेटिव कंजंक्शन पेयर्स की सूरत में या कपल की सूरत में यूज़ होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि ही इज़ एज टॉल एज अ बॉडी बिल्डर, या एज वेल बिल्ट। ये एक मैं लगा देता हूँ यहाँ पर एक कंपाउंड नाउन, वेल बिल्ट, यानी कि वो इतना बेहतरीन है, यानी कि उसकी बॉडी, उसका जिस्म इतना खूबसूरत है जैसे एक बॉडी बिल्डर का होता है। तो यहाँ पे एज और एज 2 जगह जो यूज़ हुआ है ये बेसिकली आपका कहलाता है कोरिलेटिव कंजंक्शन। इसके अलावा सच दैट है, कुछ मशहूर आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, बाकी फिर डेफिनेटली आप इंटरनेट से भी सर्च कर सकते हैं। बल्कि यहाँ से मैं ये एंड का लफ्ज़ हटा देता हूँ, वो फिर कन्फ्यूजन आपके लिए क्रिएट करेगा, क्योंकि इसमें एंड ऑब्वियसली इस तरह नहीं आता। तो यहाँ पर आ गया जी अब सच दैट। अब इसमें ये हो सकता है, जैसे मिसाल के तौर पे इट वाज सच अ क्लोज गेम
यानी क्रिकेट के बारे में लेट सपोज मैं बात करूँ, इट वाज सच अ क्लोज गेम, या यूँ कह सकते हैं अ क्लोज फाइट, इट वाज सच अ क्लोज फाइट दैट वी हैड नो आइडिया हु वुड विन, कि कौन जीतेगा। यानी कि वो इतनी ज़्यादा क्लोज फाइट थी, यानी इतना कांटेदार मैच था, तो ये सच आ गया और फिर दैट आ गया। ये दो कंजंक्शन यूज़ हुई हैं, पेयर में ज़ाहिर यूज़ होती हैं, तो इनको कहते हैं कोरिलेटिव कंजंक्शंस। इसके अलावा आपसे मज़ीद दो बड़ी मशहूर कंजंक्शन जो है ना, यानी कोरिलेटिव कंजंक्शन शेयर करता हूँ, जो डेफिनेटली आपको आपका वास्ता भी पड़ता रहता है। वो है जी ईदर और या, ये बहुत ज़्यादा है, और नीदर नॉर भी है। अब आप यकीनन समझ गए होंगे। ईदर और में हम चले जाते हैं, मिसाल के तौर पर ईदर यू और असद विल गो, यानी या तुम या असद जाएंगे। तो ये ईदर और ये दो जो है ना जी आपके कोरिलेटिव कंजंक्शंस, ये यूज़ होते हैं दो चॉइसेस के लिए, यानी कि यहाँ पे यू और असद में चॉइस हो रही है। इसी तरह हम एक और बना लेते हैं इससे, जैसे ईदर वी कैन सेलेक्ट यू और सोहेल, यानी या तो हम आपको सिलेक्ट करेंगे या सोहेल को। तो यहाँ पर भी इधर और आर आ जाएगा, मतलब इधर को ज़रूरी नहीं कि इधर और इकट्ठा आएगा। जुमले के अंदर ये आपके जो है ना ये कोरिलेटिव कंजंक्शन यूज़ होगी, चाहे वो यहाँ यूज़ हो और फिर कुछ वर्ड्स के बाद हो। तो ये इधर आर यहाँ पे आ गया, जहाँ पे सिलेक्शन होती है, यानी यहाँ पे चॉइस की बात हो रही होती है। अब नीदर नॉर है जी, इसको नाइदर नॉर भी पढ़ सकते हैं, आइदर और भी पढ़ सकते हैं, वो आपके प्रोनाउंसिएशन पर है। अब नीदर और नॉर की तरफ चले जाते हैं जी, नीदर नॉर। अच्छा जी, अब नीदर नॉर में क्या है, देखें नीदर में यही है कि नहीं, यानी ना वो ना ये। मिसाल के तौर पर आप इसमें कोई भी चीज़ कर सकते हैं, जैसे कि नीदर ही नॉर हिज ब्रदर आर इंटरेस्टेड इन दिस कार, यानी कि ना तो वो और ना ही उसका भाई, मतलब दोनों इंटरेस्टेड नहीं है इस गाड़ी के अंदर। तो ना वो और ना ही उसका भाई इंटरेस्टेड है इस गाड़ी के अंदर, या ज़ाहिर है उसकी सेल परचेज जो भी है। तो नीदर नॉर इस हवाले से आ गया। बाकी आप फिर डेफिनेटली आपकी रिसर्च पर डिपेंड करती हैं चीज़ें, कि आपकी रिसर्च कैसी, क्योंकि जैसे जैसे आप रिसर्च करते हैं आपका मुतालिया वसी होता जाता है, और फिर आप इसके ऊपर काम कर सकते हैं। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं जी सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के हवाले से, जो तीसरी टाइप है। देखिए जी, अब सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस क्या चीज़ है। इसमें जाहिर है कि आप इसमें जो है ना आप किसी भी डिपेंडेंट क्लास को इंडिपेंडेंट क्लास के साथ ज़ाहिर जोड़ते हैं। ये वही चीज़ है जिस तरीके से आप कोऑर्डिनेटिंग या कोरिलेटिव की बात कर रहे हैं। तो इसमें आप कोई भी लगा सकते हैं, जैसे कि मैं कहता हूँ जी कॉल मी व्हेन यू गेट फ्री। अच्छा, कॉल मी व्हेन यू गेट फ्री, तो यहाँ पे ये जो व्हेन आ गया है ना, ये आपका सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। कॉल मी एक अलग फ्रेज हो गया, यू गेट फ्री एक अलग हो गया है। लेकिन जाहिर है कि इसमें ये वाला जो है ना ये कंप्लीट है, ये इंडिपेंडेंट है, और ये डिपेंडेंट क्लॉज है, क्योंकि इसकी समझ नहीं आती यू गेट फ्री। अब ये क्या है, ये कोई जुमला का सेंस नहीं बनता। सो ये यहाँ पर जब तक इसके बीच में ये इसको मिलाएगा नहीं, तो हो सकता है कि इस जुमले का सेंस वाज़ेह नहीं होगा। इसी तरीके से एक और वर्ड मैं कर लेता हूँ, टेक्स्ट मी whenever you find free time। जैसे आपको फ्री टाइम मिले, आपको फुर्सत मिले, तो आप मुझे टेक्स्ट कर दें। तो यहाँ पे whenever जो है ना, ये भी यहाँ पर जो है ना सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के तौर पर यूज़ होगा। और टेक्स्ट मी जो है ना, ये एक ऑब्वियसली कंप्लीट है, इंडिपेंडेंट क्लॉज है। और यू फाइंड फ्री टाइम, ये एक अलग से आ गया, डिपेंडेंट क्लॉज या डिपेंडेंट एक जुमला बन गया है। ये डिपेंड कर रहा है टेक्स्ट मी पर, और बीच में इसके ज़ाहिर है ये कंजंक्शन या ब्रिज बहुत ज़रूरी है। इसे कहते हैं हम सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। इसके अलावा चलें एक आपसे और शेयर कर लेता हूँ इसका, जैसे कि यू विल डेफिनेटली पास इफ यू वर्क हार्ड। अब ये है कि जी आप यकीनन पास हो जाएंगे, यू विल डेफिनेटली पास इफ यू वर्क हार्ड। तो ये जनाब ये जो इफ है ना यहाँ पर, ये आपका है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, इफ यू वर्क हार्ड, अगर आप मेहनत करते हैं या हार्ड वर्क करते हैं।
ये जनाब यहाँ तक था हमारा कंजंक्शंस का। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये जो 7th पार्ट ऑफ स्पीच है इसकी भी हमने टाइप्स को डिस्कस किया। बाकी ज़ाहिर है आने वाले लेक्चर्स में जैसे जैसे हम टेंसेस पर जाएंगे फिर हमने ऑब्वियसली एक्टिव, पैसिव, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट बहुत सारे हमने चीज़ों को ज़ाहिर है इंग्लिश ग्रामर की चीज़ों को टच करना है। तो उसमें ये गाहे बगाहे ज़ाहिर है ये पार्ट्स ऑफ स्पीच ये सब यूज़ होते रहेंगे, तो वहाँ भी आपका इंशाअल्लाह ताला ये जो नॉलेज है ना ये पॉलिश होता रहेगा। अब हम इस लेक्चर के आखिर में कुछ चीज़ों को डिस्कस कर लेते हैं। मिसाल के तौर पर लफ्ज़ है जी मैटरनल और एक वर्ड है पैटर्नल। अच्छा जी, मैटरनल एंड पैटर्नल, अब ये दो वर्ड्स हैं और ये बहुत से बच्चों के लिए हो सकता है कुछ थोड़े से अननोन वर्ड्स हों, लेकिन मैं अभी समझा देता हूँ तो इंशाअल्लाह ताला फिर बड़ी आसानी से समझ आ जाएगा। ये जो मैटरनल लफ्ज़ होता है, मैटरनल वर्ड रेफर्स टू द रिलेटिव्स, रिलेटिव्स यानी रिश्तेदार, रिलेटिव्स फ्रॉम वंस यानी कि मदर। मिसाल के तौर पे आपके ननिहाल जिसको कहा जाता है, आपकी मदर की तरफ से जो आपके रिश्तेदार होते हैं वो आपके मैटरनल रिलेटिव्स कहलाते हैं या मैटरनल्स। ठीक हो गया। अब यकीनन आप समझ गए होंगे कि पैटर्नल क्या है, या आपके वालिद साहब की तरफ से जो रिश्तेदार होते हैं ये वो होते हैं जी। पैटर्नल रेफर्स टू द रिलेटिव्स फ्रॉम वंस फादर, यानी किसी के फादर की तरफ से जो रिश्तेदार होते हैं ना वो कहलाते हैं पैटर्नल्स या पैटर्नल रिलेटिव्स, यानी ददियाल जिसको कहा जाता है एक आम ज़बान में। तो ये इस वजह से वर्ड्स आपके साथ मैंने शेयर किए क्योंकि इसके हवाले से फिर कुछ मैं आपके साथ टर्म्स भी शेयर करता हूँ। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं मैटरनल एंड पैटर्नल, ज़ाहिर है कि आपकी वोकेबलरी के लिए इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, इनको भी आप ज़ाहिर है के साथ साथ फॉलो कर सकते हैं। बाकी अब इसकी कुछ एग्जांपल्स मैं आपको दे देता हूँ जो ज़ाहिर है आपके लिए इंशाअल्लाह ताला वो बड़ी फ्रूटफुल साबित होंगी। देखिए, हम अक्सर एक लफ्ज़ यूज़ करते हैं अंकल। अब अंकल जो होता है ना हम इंटरचेंजेबली यूज़ करते हैं। मिसाल के तौर पर चचा के लिए भी, मामू के लिए भी, किसी आउटसाइडर बंदे के लिए भी। जैसे कोई आम आदमी जा रहा था हम कहते हैं अंकल कैसे हैं आप, ठीक है, और अंकल सुनाए। तो ये अंकल जो होता है ना ये किसी भी आपसे बड़ी उम्र के जो साहब होते हैं ना उनके लिए होता है। इसके अलावा हम अपने जो खूनी रिश्ते होते हैं ब्लड रिलेशन में, चचा हो, मामू हो, यानी वालिद की तरफ से भी जो आपके जो ज़ाहिर अंकल हैं, जो वालिद के भाई हैं, बड़े छोटे जो भी चचा ताया, उनको भी अंकल कहते हैं। और वालदा की तरफ से भी उनके भाई या कज़न जो आपके मामू लगे तो उनको भी आप अंकल कह रहे होते हैं। मतलब ये कि ये वर्ड इंटरचेंजेबली यूज़ होता है। जब इंग्लिश में जाते हैं तो कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है कि जैसे मैं कहता हूँ ही इज़ माई अंकल, अब वो जाहिर है कि ही इज़ माई अंकल, कौन से अंकल, मतलब अब वो समझ में नहीं आती। देखें, इसके लिए मैं आपको ना इसकी तखसीस या डिस्क्रिमिनेशन इंशाअल्लाह ताला मैं बता देता हूँ। नंबर 1, अगर आप यूज़ करते हैं लफ्ज़ अंकल, तो अंकल को आप यूज़ कर सकते हैं फॉर एनी बॉडी आउटसाइड ब्लड रिलेशन, यानी कि आप अपने ब्लड रिलेशन से हट कर अपने मोहल्ले में आपसे जो भी बड़े होते हैं ना उनको आप अंकल कहते हैं, तो वो तो आप यूज़ कर लेंगे वर्ड एज अंकल, वो ठीक हो गया जी। मतलब अब ये एक अवेयरनेस की बात हो रही है। बहुत सारे लोगों को इसका नहीं पता होता तो वो सब के लिए अंकल का लफ्ज़ ही यूज़ करते हैं। इसी तरह मैटरनल अंकल, अब जैसे कि मैंने अभी आपसे वर्ड यूज़ किया मैटरनल, आपको समझाया है, तो ये जो वर्ड है ना मैटरनल अंकल, ये अब आप यकीनन समझ गए होंगे ये आपके मामू जान के लिए यूज़ होता है। जो मामू होते हैं तो उनके लिए आप मैटरनल अंकल जो है ना वर्ड यूज़ करते हैं। फिर डेफिनेटली आपको समझ आ गई होगी कि जो चाचू जान है, ताया जान है, मतलब उनके लिए पैटर्नल यानी पैटर्नल अंकल, और उनके लिए यूज़ होगा यानी कि चाचा और ताया, इनके लिए यूज़ कर लेंगे आप। ठीक हो गया। या आपके वालिद साहब के जो कज़न्स हैं ज़ाहिर है वो भी आपके चाचू या ताया, तो उनके लिए पैटर्नल अंकल्स का लफ्ज़ यूज़ कर लेंगे। सिमिलरली अगर आप बात करते हैं अपनी वालदा की तरफ से उनकी बहनों की, तो वो आपकी खाला लगी, तो जो खाला के लिए वर्ड आप यूज़ करेंगे वो होगा ऑब्वियसली मैटरनल आंट, यानी कि खाला के लिए। वैसे नॉर्मली अगर आपने बाहर कोई भी, जिसको हम आंटी का लफ्ज़ बोलते हैं, ऑब्वियसली वो लफ्ज़ गलत है क्योंकि वो वर्ड उस तरह मुस्तमल हो गया, लेकिन वो वर्ड उस तरह नहीं है क्योंकि इसका कोई ताल्लुक इससे नहीं है आंटी। बहरहाल वो आंटी का लफ्ज़ हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, बहरहाल आंट का लफ्ज़ है, उसी से वो आंटी जो है ना थोड़ा बिगड़ गया है। तो ये लफ्ज़ है जी आंट, ये किसी के लिए भी आउटसाइडर, अब आप यकीनन समझ गए हैं। वालदा की तरफ से जो आपके हैं, जैसे कि उनकी सगी बहनें आपकी खाला या उनकी कज़नें भी आपकी खाला, तो वो सब के लिए मैटरनल
आंट्स का लफ्ज़ आप यूज़ करेंगे, और फिर वालिद की तरफ से जो उनकी बहनें जो आपकी फूफी लगी तो उनके लिए पैटर्नल आंट का लफ्ज़ यूज़ करेंगे, यानी फूफी के लिए। तो आई एम श्योर फिर आगे आप इसको लेकर ख़ुद भी चल सकते हैं। अगर आप अपनी दादी के लिए लफ्ज़ यूज़ कर रहे हैं तो वो पैटर्नल ग्रैंड मदर हो जाएगा। वैसे मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, पैटर्नल ग्रैंड मदर, ये जनाब दादी जान के लिए है। और जाहिर है मैटरनल ग्रैंड मदर, तो ये जनाब जाहिर है नानी जान के लिए है। तो ये मैटरनल ग्रैंड मदर, ये स्पेसिफिकली, वरना नॉर्मली तो हम लोग ग्रैंड मदर या ग्रैंड फादर को यूज़ करते हैं वर्ड को। अब ग्रैंड मदर हम दादी के लिए भी यूज़ कर रहे होते थे, नानी के लिए भी, लेकिन ये स्पेसिफिक वर्ड्स हैं जी इंग्लिश में इसके, कि वालदा की तरफ से जो उनकी वालदा है, ज़ाहिर है जो आपकी नानी लगी, उनके लिए मैटरनल का लफ्ज़ यूज़ होगा, यानी मैटरनल ग्रैंड मदर। और वालिद की जो ज़ाहिर वालदा हैं जो कि आपकी दादी लगी, तो उनके लिए फिर ज़ाहिर है पैटर्नल ग्रैंड मदर का वर्ड यूज़ होगा। सिमिलरली दादा के लिए है, यानी कि पैटर्नल ग्रैंड फादर वो आपके दादा हुए, और मैटरनल ग्रैंड फादर वो आपके ज़ाहिर नाना हुए। तो इस तरीके से फिर इन चीज़ों को आप कंटिन्यू कर सकते हैं, चला सकते हैं। इंशाल्लाह फिर मज़ीद वर्ड्स भी मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा, क्योंकि वर्ड्स बहुत सारे होते हैं और ज़ाहिर है कि लेक्चर का वक्त जो होता है वो महदूद होता है। मेरी कोशिश होती है कि जो भी एक कंप्लीट लेक्चर हो उसके अंदर जो हमारा एक गुफ्तगू और जो हमारा सेशन होता है उसके अंदर वो तमाम चीज़ें कंप्लीट हो जाएँ। इंशाल्लाह फिर आने वाले लेक्चर में हम लास्ट पार्ट ऑफ स्पीच जो है प्रेपोजिशन, उस पर भी काम करेंगे, और इंशाल्लाह अज़ीज़ आपसे कुछ मज़ीद वर्ड्स भी डिस्कस होंगे।